सुप्रभात सभी छात्र छात्राओं, अजीज मित्रों, श्याम क्लासेस से जुड़े हुए सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले प्रतिभागियों, इस चैनल पर इस कोचिंग इंस्टीट्यूट की ओर से मैं नील कुमार खेदड़ आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, इस्तकबाल करता हूं और स्वागत करता हूं। मैंने दो टॉपिक आपको पढ़ाए थे पूर्ववर्ती समय में। पहले में चित्तौड़गढ़ किले के बारे में बताया था और दूसरे में रणथंभौर किले के बारे में हमारी चर्चाएं हुई थी। खंडार और सिवाड़ के दो किले मैंने आपको बताए थे। आज कुछ किले मैं आपके साथ और साझा करने आया हूं और उस टॉपिक में पहला जो टॉपिक होगा वो कुंभलगढ़ का किला होगा। देखो, कुंभलगढ़ किले में कौन कौन सी ऐतिहासिकताएं हैं, इस किले का नाम क्या है, ये किला किन पहाड़ी क्षेत्रों में स्थित है और इस किले में कौन कौन सी सर्वश्रेष्ठताएं आपके साथ जुड़ी हुई हैं। तो जुड़िए मेरे साथ कुंभलगढ़ किले में। कुंभलगढ़ किले का दूसरा नाम जो है वो कुंभलहेरू के नाम से प्रसिद्ध है। कुंभलहेरू नाम क्यों हुआ? ऐसा कहा जाता है कि महाराणा कुंभा की पत्नी थी और महाराणा कुंभा की जो पत्नी थी उसका नाम था कुंभल देवी। उस कुंभल देवी ने इस किले के निर्माण के उस कुंभल देवी के नाम पर इस किले का नामांकन महाराणा कुंभा ने किया था। ये जो किला है उसको एट्रैक्शन कहा जाता है और एट्रैक्शन इसे क्यों कहा जाता है? वो एट्रैक्शन कहने वाला व्यक्ति जो इसको है वो कर्नल टोड है। मित्रों देखिएगा, एक शब्दावली के अंतर्गत ये कर्नल टोड कौन है? ये कर्नल टोड है जिसे इतिहास में राजस्थान के इतिहास का पिता कहते हैं। इतिहास का पिता कहते हैं। लेकिन अगर एक शब्द पूछ लिया जाए भारत के इतिहास का पिता कौन है, तो महर्षि कृष्णदेवपयान, या आप ये लिख सकते हो उसका पिता जो है वो वेदव्यास है। और अगर आपको यहां पूछ लिया जाए कि विश्व के इतिहास के पिता कौन है, तो उसकी जगह आपको लिखना होगा हेरोडोटस, जो यूनान के थे, जिसने हिस्टोरिया नामक पुस्तक लिखी, इसने महाभारत लिखी और इसने एनल्स एक्टिविटी ऑफ राजस्थान, वेस्टर्न हिस्ट्री ऑफ राजपुताना जैसी श्रेष्ठ पुस्तकों की रचना कर्नल टोड ने की थी। और उस कर्नल टोड ने इसको क्या कहा है? एट्रैक्शन कहा। किसके? ऊंची दीवार और कंगूरों के कारण इसको ऐसा कहा गया। ऊंची दीवार और दीवार के साथ जो कंगूरे हैं, उन कंगूरों के कारण इसे यानी एट्रैक्शन का एक सुदृढ़ किले के नाम से इसको जाना गया है। ऐसा कहा जाता है कि इस कुंभलगढ़ किले में एक सबसे बड़ी खासियत यह देखी गई है कि कुंभलगढ़ जो एक किला है, उसको कुंभलगढ़ किले में जो ऐतिहासिक रूप से 9 दरवाजे बताए जाते हैं, लेकिन 7 ऐतिहासिक जो इसके दरवाजे हैं, लेकिन उससे भी ज़्यादा एक महत्वपूर्ण यहाँ पर बात इसके लिए आती है, वो ये आती है कि ये जो परकोटा है, ये जो दीवार है, इस दीवार को आप क्या कहते हैं? परकोटा कहते हैं। और ये जो परकोटा ये किसका बना हुआ है? पत्थर का बना हुआ है। और कुंभलगढ़ किले का जो ये परकोटा है, ये परकोटा कितने किलोमीटर का है? ये परकोटा 36 किलोमीटर का परकोटा है। या इसके चारों ओर जो ये जो परकोटे की जो आकृति आपको दी गई है, उस आकृति के अंतर्गत 36 किलोमीटर परकोटा इसके चारों ओर बना हुआ है। लेकिन इस परकोटे की ये जो चौड़ाई जो इसकी है, वो चौड़ाई आप कह सकते हो 21 फीट भी कह सकते हो, या 7 मीटर 21 फीट कुछ, ये इसकी क्या है? चौड़ाई है। ऐसा माना गया है कि इस दीवार के ऊपर यानी कि क्या हो सकता है? 4 घुड़सवार यानी दौड़ सकते हैं, घुड़सवार इसके ऊपर दौड़ सकते हैं, क्योंकि 4 3 4 16 4 5 20 यानी 5 फुट की दूरी में एक घोड़ा दौड़ता है, तो यानी 4 घुड़सवार दौड़ सकते हैं और 8 घुड़सवार यहाँ पर चल सकते हैं, घोड़े सहित यहाँ पर पैदल चल सकते हैं। इतनी ये इसकी चौड़ाई है। दूसरी बात यहाँ पर आती है कि इसे भारत की महान दीवार कहते हैं। इसको आप क्या कहते हैं? भारत की महान दीवार के रूप से जाना जाता है। भारत की महान दीवार इसे कहा जाता है। लेकिन विश्व की महान दीवार कौन सी है, इसके बारे में भी हमारे बीच में चर्चा होनी जरूरी है। ये भारत की महान दीवार है, लेकिन इस पर एक शब्द आता है विश्व की महान दीवार। तो विश्व की महान जो दीवार है
उस दीवार को आप कहते हैं चीन की दीवार कहते हैं। और चीन की दीवार का निर्माण 247 ईस्वी में सुगाटी नामक शासक थे, और ये सुगाटी नामक शासक थे, उसने इसका निर्माण करवाया था। तो इस सुगाटी नामक शासक ने 247 ईस्वी में करवाया था। 1800 मीटर लंबी ये जो चीन की दीवार है, इसका निर्माण हुणों के आक्रमण से रक्षा के लिए करवाया गया था। ये भी एक बार फर्स्ट ग्रेड में हिस्ट्री पेपर में आया था कि हुणों के आक्रमण से रक्षा के लिए इसका निर्माण करवाया गया था। अगर इसकी डिटेल आप देखोगे तो कक्षा 11 की जो हिस्ट्री है, उस कक्षा 11 की हिस्ट्री में इस बात का उल्लेख दिया हुआ मिलता है। चीन की दीवार 247 ईस्वी सुगाटी नामक शासक ने बनवाया, 1800 मीटर है, हुणों के आक्रमण से रक्षा के लिए निर्माण हुआ। इसे विश्व की महान दीवार कहते हैं। विश्व के 7 आश्चर्यों में से एक आश्चर्य चीन की दीवार है। उस तरीके से भारत की महान दीवार है वो कुंभलगढ़ के चारों ओर जो विशाल प्रकोटा बना हुआ है, जो पत्थर का प्रकोटा है, उस प्रकोटे की जो लंबाई है वो 36 किलोमीटर राजस्थान पुलिस में पूछ ली गई है। उसकी 7 मीटर चौड़ाई कभी मेरे ध्यान में नहीं है, ऐसा नहीं पूछा गया शायद, लेकिन ये घुड़सवार और भारत और इसे अट्रैक्शन दुर्ग के नाम से जानते हैं। ये कुंभलगढ़ किला है, इस पर जो सकड़े रास्ते हैं, मान लो छोटी, जिसको आप पगडंडी कहते हैं, ये जो पगडंडी है, छोटे रास्ते हैं, उसको क्या कहते हैं? टूट्या या होड़ा कहते हैं। यानी ये क्या है? ये छोटे तंग रास्ते होते हैं। क्या होते हैं? तंग रास्ते हैं, रास्ते दुर्ग पर जाने के। दुर्ग पर जाने के जो तंग रास्ते होते हैं, उन तंग रास्तों को टूट्या या होड़ा कहते हैं। लेकिन पूर्व दिशा की ओर, इस साइड की ओर फिर यानी उतरने के रास्ते हैं, उतरने के रास्तों को क्या कहते हैं? रानीवाटा कहते हैं। तो उतरने के जो रास्ते होते हैं, उन्हें उतरने के रास्तों को रानीवाटा कहा गया है। और जो तंग रास्ते हैं जो दुर्ग पर जाने के, उस तंग रास्तों को टूटे या क्या कहा गया है? होड़ा के नाम से इसे इतिहास में जाना गया है। ये भी आपकी बात किस पे आती है? कुंभलगढ़ किले पर आती है। कुंभलगढ़ जो किला है, ये कुंभलगढ़ किला 13 चोटियों से घिरा हुआ है। यानी कुंभलगढ़ किला वो कितनी पहाड़ियों से घिरा हुआ है? तो आप ये कहते हो कि 13 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। तो इसकी पहाड़ी कितनी है? 13 पहाड़ियों से। तो 13 पहाड़ियों से कुंभलगढ़ किला घिरा हुआ है। इसके अंतर्गत पहाड़ी आती है जरगा व रंगा की जो पहाड़ियाँ हैं, रंगा की पहाड़ी वो मुख्यतः यहाँ पर आती है, जिसमें आप लिखते हो रंगा और जरगा की हरी भरी पहाड़ियों को देशरो कहते हैं। ज्योग्राफी में आप पढ़ते हो तो उन पहाड़ियों की मुख्य भूमिका है यहाँ पर। और 13 पहाड़ियों से ये कुंभलगढ़ किला चारों तरफ से घिरा हुआ है, या 13 पर्वत चोटियों के बीच में ये सुरक्षित स्थल के रूप में विकसित हुआ है। कुंभलगढ़ किले को मेवाड़ के शासकों की शरण स्थली कहते हैं। मेवाड़ के जो शासक हैं, उन शासकों की आप जो शासक हैं, शासकों की शरण स्थली भी शब्द आप यूज कर सकते हो इसके लिए, या इसको संकट स्थली भी कह सकते हो। क्या कह सकते हो? संकट स्थली भी कह सकते हो, शरण स्थली के नाम से भी इसको जाना जाता है। कुंभलगढ़ मेवाड़ के शासकों की चौथी राजधानी भी बना है, 5वीं गोगुंदा बना है, तो चौथी राजधानी भी बना है भाई। ये चौथी राजधानी भी कुंभलगढ़ रहा है। किसकी? मेवाड़ के शासकों की। मेवाड़ के शासकों की चौथी राजधानी के रूप से भी ये प्रतिष्ठित रहा है। दूसरी बात, इस कुंभलगढ़ में उदय सिंह को कीरत व विमत सिंह, ये कीरत सिंह तो इसके दो यानी कि पति, कीरत देवी जो है, कीरत बाई जो है वो तो लेडीज थी, कीरत बाई, और कीरत के पति थे विमत सिंह। ये दोनों दंपति थे, कीरत बाई और विमत सिंह दंपति, जिसने उदय सिंह को शरण देकर रक्षा की थी। यानी उस समय किले के जो किलेदार थे वो आशा सिंह देवीपुरा थे, आशा सिंह देवीपुरा थे। तो इसलिए भी इसका संबंध इससे जुड़ा हुआ है। मेवाड़ के शासकों की ये प्रतिष्ठित शरण स्थली है। उनके संकट के समय उन्हें यानी कि यहाँ पर प्रमुख रूप से स्थान दिया गया है। चौथी राजधानी के रूप में मेवाड़ शासकों को प्रतिष्ठित है। 5वीं गोगुंदा है, तीसरी राजधानी चित्तौड़गढ़ है, दूसरी राजधानी आहाड़ है और पहली राजधानी नागदा है। तो नागदा राजधानी भी रही है इनकी, नागदा से इनकी राजधानी आहाड़ बनी,
अहाड़ से इनकी राजधानी कहाँ बनी? चित्तौड़गढ़ बनी। चित्तौड़गढ़ से इनकी राजधानी कौन सी बन गई थी? चित्तौड़गढ़ से इनकी राजधानी जो आई थी वो कुंभलगढ़ आई थी। कुंभलगढ़ से इनकी राजधानी जो आई थी वो गोगुंदा आई थी। गोगुंदा से इनकी राजधानी आई थी आवरगढ़ आई थी। आवरगढ़ जो है आवरगढ़ आई थी। आवरगढ़ से इनकी राजधानी कहाँ चली गई थी? चाउंड चली गई थी। तो ये राजधानियाँ। नागदा को राजधानी पप्पा रावल ने बनाया था। अहाड़ को राजधानी अल्हट ने बनाया था। चित्तौड़गढ़ को राजधानी जेत्र सिंह ने बनाया था। कुंभलगढ़ को राजधानी उदय सिंह ने बनाया था। गोगुंदा को राजधानी प्रताप ने बनाया था। फिर इसी ने आवरगढ़ और इसी ने चावंड क्षेत्र को अपनी राजधानी का परिणत रूप दे दिया था। तो यही कुंभलगढ़ किला है वो इनके संरक्षक के रूप में रहा है। कुंभलगढ़ में उदय सिंह को कीरतबाई यानी उदय सिंह की रचना अपने पुत्र चंदन का बलिदान देके किसने की थी? यानी पन्नाधाय ने की थी। पन्नाधाय जात की गुजरी थी भाई, और पन्नाधाय ने इसको जब बचाया था उदय सिंह को अपने पुत्र चंदन का बलिदान देके, तो उसको भेजा गया कीरतबाई और विमत सिंह के बाद। ये कुंभलगढ़ किले में थे, और कुंभलगढ़ किले के किलेदार जो आशा सिंह देवपुरा उन्होंने शरण दी थी। दूसरी बात आती है कि इस कुंभलगढ़ किले में महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था भाई। ये जो कुंभलगढ़ किला है, इस कुंभलगढ़ किले में महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। तो महाराणा प्रताप का जन्म कब हुआ था? महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई सन 1540। और किस किले में हुआ था भाई? कुंभलगढ़ किले में हुआ था। लेकिन कुंभलगढ़ किले के कौन से महल में हुआ था? तब आप एक शब्द लिखोगे, बादल महल में हुआ। बादल महल के 2 भाग थे, और दोनों भाग वो कौन से थे? एक उसका भाग था मर्दाना भाग, और दूसरा भाग था उसका जनाना भाग। और जनाना भाग के भी 2 चरण थे, 2 भाग थे। जनाना का एक भाग जो था वो श्रृंगार कक्ष था। क्या था? श्रृंगार कक्ष था। और दूसरा कौन सा था? जूना चेरी था। और महाराणा प्रताप का जो जन्म हुआ है वो पहले नंबर पे आपको ऑप्शन में देखना बादल महल। बादल महल का भी कौन सा भाग है? तो जनाना भाग है। और जनाना भाग का भी कौन सा भाग है? जूना चेरी जो आपकी है, उस जूना चेरी में इसका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। बादल महल इसे क्यों कहते हैं? क्योंकि कुंभलगढ़ किला बहुत ऊंचाई पर है, और कुंभलगढ़ किला जब ऊंचाई पर है तो कुंभलगढ़ किला ऊंचाई पर होने के कारण जो इसका एक कटारगढ़ का भाग है बादल महल, ये बादलों से हिलोरे खाता है। बादलों से हिलोरे खाने के कारण, बादलों से हिलोरे खाने के कारण इसका नाम क्या रखा गया था? बादल महल रखा गया था। बादल महल राजस्थान के कंपटीशन की अगर बात की जाए तो 4 है। एक तो बादल महल है जो किस किले में है? जैसलमेर के किले में है। एक बादल महल तो किस किले में? जैसलमेर के किले में। दूसरा बादल महल कहाँ पर है? डूंगरपुर के क्षेत्र में। तीसरा बादल महल है वो कहाँ पर है? आई छत्रपुर नागौर किले में है। कौन से किले में? नागौर किले में, जिनकी विशेषताएं भी अभी हम बातें उस पर डिटेल से करेंगे। तो ये बादल महल में यानी उस महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। उदय सिंह ने जयमल फत्ता के पास राज्य सौंपकर जब वो गोगुंदा की पहाड़ियों में चले गए थे, तो जिस कारण इन पर कुंभलगढ़ पर खैर अधिकार नहीं हुआ, लेकिन ऐसा किला जिस पर कोई साका नहीं हुआ भाई। कुंभलगढ़ जो किला है, इस किले के ऊपर क्या नहीं हुआ? कोई साका नहीं हुआ है। इस किले के अंतर्गत जो दर्शनीय स्थल कौन कौन से हैं? यानी कुंभलगढ़ जो किला है उसके दर्शनीय स्थल है। तो पहला दर्शनीय स्थल इसके अंतर्गत आता है पृथ्वीराज सिसोदिया की छतरी। किसकी छतरी है? पृथ्वीराज सिसोदिया की छतरी। और कितने स्तंभों की है? 12 स्तंभों की छतरी है। तो पृथ्वीराज सिसोदिया की 12 स्तंभों की छतरी है। ये पृथ्वीराज सिसोदिया कौन है भाई? पृथ्वीराज सिसोदिया जिसे इतिहास में क्या कहते हैं? उड़ने वाला राजकुमार। इसे क्या कहा जाता है? उड़ने वाला राजकुमार। इसको क्या कहा जाता है? दूसरा तेज धावक भी कहा जाता है। यह पृथ्वीराज सिसोदिया की पत्नी कौन थी? तो पत्नी का नाम था तारा। और तारा थी वो किसकी पुत्री थी? बूंदी की हाड़ा राजकुमारी थी। बूंदी की हाड़ा
राजकुमारी थी। और इस तारा की और पृथ्वीराज सिसोदिया की अनबन हो गई थी। अनबन क्यों हुई? क्योंकि पृथ्वीराज सिसोदिया का अवैध संबंध था। और अवैध संबंध किससे था? वो अवैध संबंध था पुतलदे से। और पुतलदे क्या थी? दासी थी। तो ये पुतलदे जो थी, उस पुतलदे से पृथ्वीराज सिसोदिया का एक पुत्र पैदा हुआ था। और उस पुत्र का नाम क्या था? बनवीर। क्या नाम था? बनवीर। जो परसों आपने पढ़ा था, जिसने 9 लखा महल या भंडार बनवाया था चित्तौड़गढ़ किले में, तुजला माता का मंदिर बनवाया था, जो शिवाजी की आराध्य देवी थी। तो ये शब्दावली जो है वो उसके साथ जुड़ी हुई है। और ये पृथ्वीराज सिसोदिया की 12 स्तंभों की छतरी जो बनी हुई है वो इसी में बनी हुई है। फिर ये तारा इससे रूठ के चली गई थी। इसके नाम पर अजमेर किले में एक दीवार बनाई थी। तो अजमेर के किले का नाम क्या हो गया था? तारागढ़ हो गया था। तो अजमेर के किले में एक दीवार बनाई, किसके नाम पर? तारा के नाम पर। किसने? पृथ्वीराज सिसोदिया ने। और इसीलिए अजमेर का नाम क्या लिया जाता है? तारागढ़ लिया जाता है। दूसरी चीज देखिए यहां पर, यह तारा भी इतिहास में किसके नाम से प्रसिद्ध हुई है? रूठी रानी के नाम से प्रसिद्ध हुई है। तो इस तारा का जो रूठी रानी का महल है वो कहां पर है? यशोदा जो शिवाड़ मंदिर जो आपका यशोदा शिवाड़ मंदिर जो भीलवाड़ा का प्रसिद्ध है, यशोदा शिव मंदिर जिसको आप कह सकते हो, यशोदा शिवाड़ मंदिर भीलवाड़ा। और वहां पर क्या है? इसका एक महल बनाया गया तारा के लिए, जिसको रूठी रानी का महल कहते हैं। राजस्थान के इतिहास में रूठी रानी के 4 महल हैं। पहला महल जहांगीर ने अपनी पत्नी नूरजहां के लिए बनवाया था तारागढ़ की तलहटी में, वो तो नूरजहां का रूठी महल है। और राव मालदेव ने अपनी पत्नी उमादे के लिए मांडलगढ़ भीलवाड़ा में महल बनवाया था, वो दूसरा रूठी रानी का महल है। और तीसरा रूठी रानी का महल है वो बनाया गया यशोदा शिव मंदिर में, जहां पर तारा का महल है। और एक रूठी रानी का चित्री तवा महल है जो सज्जनगढ़ प्लेस उदयपुर में बना हुआ है। ऐसे कुछ महल इसके साथ यानी आपके कंपटीशन में जुड़ जाते हैं। तो इसमें पहली कलात्मक जो चीज आती है वो पृथ्वीराज सिसोदिया की 12 स्तंभों की क्या बनी हुई है? छतरी बनी हुई है। उसके बाद यहां पर क्या बना हुआ है? मामादेव कुंड बना हुआ है। क्या बना हुआ है? मामादेव कुंड। ये जलाशय है भाई एक, यानी इसके रूप में आप कहोगे तो यानी मामादेव कुंड है वो क्या है? जलाशय। ये मामादेव कुंड जो है इसी में धक्का देकर हत्या कर दी थी, धक्का देकर हत्या की थी कुंभा ने अपने पिता यानी कुंभा की हत्या की थी। सॉरी, यहां पर मैंने ये लिख दिया, कुंभा की हत्या की थी उद्दा ने। किसने हत्या की थी? उद्दा ने। उद्दा उसके क्या थे? पुत्र थे। यहां पर यज्ञ वेदिका मिली है। यहां पर क्या मिली है? यज्ञ वेदिका मिली है। तो यज्ञ वेदिका भी कहाँ मिली है? इसी किले में मिली है। मामादेव कुंड जो मंदिर यहां बना हुआ है, अख्खे रानी का चौबारा यहां पर जो है वो यहां पर आपका बना हुआ है। सॉरी, झालिया रानी का चौबारा, झालिया रानी का चौबारा। ये चौबारा भी आपका किस किले में बना हुआ है? कुंभलगढ़ किले के अंतर्गत बना हुआ है, या कुंभलगढ़ किले में ये किला आपका ये महल बना हुआ है। इसी किले का एक भाग है जिसका नाम है कटारगढ़। क्या नाम है? कटारगढ़। इसको किले के अंतर्गत बना हुआ छोटा किला कहते हैं। ये जो कटारगढ़ है इसको क्या कहते हैं? किले के अंदर बना छोटा किला। किले के अंदर बना क्या है? छोटा किला। तो किले के अंदर जो छोटा किला बना हुआ है उसी किले के अंतर्गत छोटा किला बना, उसको कटारगढ़ कहते हैं। तो कटारगढ़ जो है ये किला भी एक महत्वपूर्ण बना। ये कटारगढ़ किला तलवार की नोक पर बना है, तलवार की जो आकृति पर बना हुआ है। किस पर बना हुआ? आकृति पर बना हुआ है। और इसी कटारगढ़ के लिए अबुल फजल ने एक शब्दावली कही है, यानी इसी कटारगढ़ के लिए अबुल फजल ने एक बात कही है। अबुल फजल ने एक बात कही है। किसने कही है? अबुल फजल ने कही है। और अबुल फजल ने क्या बात कही है? अगर इस किले की तरफ सीधा देखा जाए तो सर की पगड़ी नीचे गिर जाती है। अगर इस किले की ओर, अगर इस
किले की ओर सीधा देखा जाए, अगर इस किले की ओर सीधा देखा जाए तो सर की पगड़ी नीचे गिर जाती है। ये बात, अब देखो दो चीज है, ये बात कुंभलगढ़ के बारे में कही, कटारगढ़, दोनों ऑप्शन साथ आते हैं तो कटारगढ़ करना, और अगर कोई एक ही ऑप्शन आता है तो आपको घबराने की कहीं कोई जरूरत नहीं है। अगर इस कटारगढ़ का जो भाग, जो कुंभा जहां रहते थे, और उस कटारगढ़ का जो सबसे विशिष्ट ऊपर भाग था वो कौन सा था? संगीत कक्ष था। और उस संगीत कक्ष के अंतर्गत कौन रहते थे? कुंभा स्वयं रहते थे। कौन रहते थे? स्वयं रहते थे, जहां से उसके धक्का मारा था उद्दा ने। और संगीत कक्ष में रहते हुए एक पुस्तक की रचना यहाँ पर महाराणा कुंभा ने की थी, उसका नाम क्या था? नृत्य कोश पुस्तक की रचना उनके द्वारा की गई थी। यहाँ इस किले के अंतर्गत नीलकंठ महादेव का मंदिर, जो सरिस्का अभयारण्य में भी बना हुआ है, इस किले के अंतर्गत कौन सा मंदिर है? नीलकंठ महादेव का जो मंदिर है वो नीलकंठ महादेव का मंदिर जो किस किले में बना हुआ है? कुंभलगढ़ किला जो आपका है, उस कुंभलगढ़ किले के अंतर्गत नीलकंठ महादेव का मंदिर है। तो पृथ्वीराज सिसोदिया की छत्री है, झालिया रानी का चौबारा है, मामादेव का कुंड है, यज्ञ वेदिका है, नीलकंठ महादेव का मंदिर यहाँ पर बना हुआ है, कटारगढ़ क्षेत्र यहाँ पर बना हुआ है। ये सारी चीजें जो हैं वो कुंभलगढ़ के ऐतिहासिक परिदृश्य को दर्शाती हैं, उसके सुंदरतम स्वरूप को आपके सामने क्या करती हैं? उपस्थित करती है। वैसे कोई साका इसमें हुआ नहीं है कुंभलगढ़ किला, क्योंकि एक संकट स्थली के नाम से प्रसिद्ध क्षेत्र था। ये इलाका ज़्यादातर पथरीला क्षेत्र में आता है, क्योंकि यहाँ पर एक शब्द आता है गोगुंदा टू कुंभलगढ़, यहाँ पर एक पठार आता है जिसका नाम क्या? भोराट का पठार है। एक बात और आती है, इस कुंभलगढ़ किले के जो निर्माता हैं वो निर्माता कौन है? तो इसके निर्माता 1448 टू 1458, इस कुंभलगढ़ किले के निर्माता कौन है? 1448 टू 58 के बीच में निर्माता है। और निर्माता इसके कौन रहे? निर्माता रहे इसके महाराणा कुंभा है। इसके निर्माता कौन है? कुंभा। और इस किले का शिल्पी कौन है? तो शिल्पी के नाम से आपका नाम क्या आएगा? मंडन। शिल्पी कौन है? इसका प्रधान शिल्पी कौन है? मंडन। और मंडन ने कौन कौन सी पुस्तक लिखी थी? रूप मंडन, कोदन मंडन जो इसकी पुस्तक है मंडन की, वास्तु मंडन, देव मंडन, राजवल्लभ के अलावा जो पुस्तकें हैं तो रूपमंडन, कोदन मंडन, वास्तुमंडन, देवमूर्ति प्रकरण, ये सारे जो हैं ये इस मंडन की पुस्तकें हैं। रूप मंडन में इस मंडन ने किसके बारे में बताया? मूर्ति कला के बारे में। किसके बारे में? मूर्ति कला के बारे में। कोदन मंडन के अंतर्गत बताया गया धनुर्विद्या के बारे में, धनुर्विद्या के बारे में। धनुर्विद्या के बाद वास्तुमंडन, वास्तुकारी के बारे में, वास्तुकार्य। देवमंडन देवालयों के बारे में, देवालयों के बारे में। राजवल्लभ राजप्रसादों के बारे में, प्रसादों के बारे में। देवमूर्ति प्रकरण जो है ये इसकी दरबार में बनने वाली स्थापत्य कला के बारे में था। शाकुन मंडल, शकुन अपशगुन, शाकुन मंडन एक तो सगुन और एक अपशगुन के बारे में इसके अंतर्गत बताया गया। और इस मंडन का भाई था नाथा। मंडन का भाई कौन था? नाथा, जिसने तो पुस्तकें इसकी ने एक पुस्तक लिखी थी वास्तु मंजरी। कौन सी पुस्तक है? वास्तु मंजरी। इस कुंभलगढ़ किले के अंतर्गत एक चीज और लिखी गई है, और वो चीज ये है कि मंडन के पुत्र थे गोविंद, और गोविंद ने यहाँ पर पुस्तकें लिखी थी द्वार दीपिका, काला निधि और उद्भव धारणी, ये पुस्तकें उसके द्वारा लिखी गई थी। तो मंडन इसका प्रधान शिल्पी रहा इस किले का अंतर्गत। लेकिन एक बात आती है कि इस किले का निर्माता महाराणा कुंभा रहा है, और कुंभा ने अपने जीवन काल में
राजस्थान के कुल किले कितने हैं? राजस्थान के कुल 84 में से 32 किले बनवाए थे। 84 में से 32 किले बनवाए थे। किसने? कुंभा ने। लेकिन ये बात किसने कही है? कवि श्यामलदास धगवाड़िया ने। और धगवाड़िया जो है वो किसके दरबारी थे? शंभू सिंह के दरबारी थे। और शंभू सिंह के दरबारी कवि श्यामलदास धगवाड़िया ने कहा कि इसने 84 में से 32 किले बनवाए थे। इसी कवि श्यामलदास धगवाड़िया ने एक पुस्तक लिखी है, वीर विनोद। कौन सी पुस्तक है? वीर विनोद पुस्तक इसने लिखी है। और वीर विनोद पुस्तक में कितने पृष्ठ हैं? 2071 पृष्ठ यहाँ पर लिखे गए हैं। इस कवि श्यामलदास को अंग्रेजों ने एक पदवी दी थी, और अंग्रेजों ने जो पदवी दी उस पदवी का नाम है सितारे हिंद की पदवी दी है। सितारे हिंद की पदवी राजस्थान में 2 व्यक्तियों को दी गई थी। एक जयपुर के राजा राम सिंह सेकंड थे। एक तो सितारे हिंद की पदवी इनको दी गई है, और दूसरी जो पदवी है वो दी गई है, किसको दी गई है? वो दूसरी पदवी से सम्मानित किया गया था। किसको? सितारे हिंद के जयपुर के राजा राम सिंह सेकंड को। जयपुर के राम सिंह सेकंड को ये पदवी से क्या गया था? नवाजा गया था। ये पदवी दी गई थी। तो इसकी दूसरी पदवी है जयसिंह को राम सिंह सेकंड के काल में दूसरी पदवी से सम्मानित किया गया था। तो ये सारी चीजें जो हैं ये कुंभलगढ़ किले का ऐतिहासिक परिदृश्य बताते हैं। कुंभलगढ़ किले के ऐतिहासिक सरोकार में ये जब चीजें आती हैं तो आपको इनका जवाब देना पड़ता है। और इसके अलावा आपसे कोई चीज ऐसी मैंने नहीं छोड़ने का प्रयास किया कि इसका शिल्पी पूछ ले, कोई महल पूछ ले, कोई मंदिर पूछ ले। ये सारी चीजें इस कुंभलगढ़ किले के अंतर्गत आती हैं। कुंभलगढ़ किले के बाद में मैं आपको एक और किला पढ़ाऊं, और जिसे आप एक शब्दावली के अंतर्गत जानेंगे, और उस किले का नाम क्या है? नागौर का किला। कौन सा किला है? नागौर का किला। नागौर का दूसरा नाम क्या है? अहिछत्रपुर है। इसको आप अहिछत्रपुर कहते हैं। ये नागौर का किला, इसको कौन सा किला कहते हैं? नागवंशी किला कहते हैं। यहाँ पर नागवंशी राजपूतों का क्या रहा है? अधिकार रहा है। ये नागौर का किला है, जिसका निर्माण किसने करवाया था? तो नागौर के किले का निर्माण 1154 ईस्वी में, 1154 ईस्वी में। और इस किले का निर्माण किसने करवाया था? इस किले का निर्माण करवाया था केमास नामक व्यक्ति ने। किसने करवाया था? केमास नामक पीएम ने। और ये केमास पीएम कौन था? ये पीएम था किसका? पृथ्वीराज, सॉरी माफ करना आप, यानी विग्रहराज चतुर्थ से लेके, किससे लेके? चतुर्थ से लेकर पृथ्वीराज चौहान तक, पृथ्वीराज चौहान तक पीएम रहे थे। हाँ ये जरूर है, पृथ्वीराज चौहान ने बाद में पीएम प्रताप सिंह को बना दिया था, लेकिन वहां तक जो थे वो यही रहे थे। फिर दूसरी बात यह है कि नागौर का जो किला है उस पर मुस्लिमों का अधिकार रहा है। किसका अधिकार रहा है? मुस्लिमों का अधिकार भी रहा है। किस किले पर? नागौर किले पर। नागौर किले की एक खासियत है भाई, इसका निर्माण इस तरीके से किया गया है कि नागौर किले पर अगर कोई तोप छोड़ी जाए, देखो नागौर किले की विशेषता, अगर इस पर कोई तोप छोड़ी जाए, कोई तोप छोड़ी जाए तो वह सीधी निकल जाती है। क्या निकल जाती है? सीधी निकल जाती है। राजस्थान का एकमात्र जो किला है, और राजस्थान का एकमात्र जो किला जो है जिस पर तोप सीधी निकल जाती है। कल रणथंभौर पर हम एक चीज पढ़ा रहे थे, एक बच्चे ने फिर हमसे पूछी थी ये बात कि सर आपने जो खंडार का किला पढ़ा है उसमें कोई तोप लगी हुई है क्या? मैं आपको दुरुस्त कर दूं ये चीज कि उसमें तोप लगी हुई है, शारदा तोप। अगर बहुत से में ये कल पर्सन एक फोन करके बेटे ने पूछा था कि सर आपने रणथंभौर के साथ जो खंडार का किला बताया था उस खंडार के किले में कौन सी तोप लगी हुई है? तो शारदा तोप लगी हुई है। ये बात भी हम आपकी क्लियर कर दें जो मेरे से पूछा गया था। अगर इस पर कोई तोप छोड़ी जाए तो वो सीधी निकल जाती है। इस नागौर के किले के अंतर्गत क्या बने हुए हैं? बादल महल बने हुए हैं। और ये जो बादल महल है ये कैसे महल है? कलात्मक महल कहलाते हैं। क्या महल कहलाते हैं?
कलात्मक महल कहलाते हैं। कि जब कहा जाता है जैसे ये महल बना हुआ है ये शीशे का है भाई, और इसके ऊपर जब बारिश की बूंदें आती हैं तो बारिश की बूंदें नीचे हूबहू देखी जा सकती हैं, लेकिन इसकी सुदृढ़ता और इसकी कलात्मक निर्माण ऐसा है कि वो यानी कि उसको प्रतिच्छेदित नहीं करती हैं, उसको यानी कि वहाँ से विखंडित नहीं करती हैं उस कांच को, और सुंदरतम रूप से देखे जा सकते हैं। तो कलात्मक बादल महल कहाँ के प्रसिद्ध है? नागौर के किले के प्रसिद्ध है। इस नागौर के किले के नज़दीक एक तालाब बना हुआ है, वो कौन सा? शुक्र तालाब बना हुआ है। तो इस शुक्र तालाब की डिटेल क्या है वो भी आप देखिए। ऐसा माना जाता है कि 1570 ईस्वी में यहाँ पर नागौर अधिवेशन बुलाया था। कितनी ईस्वी में? 1570 ईस्वी में अकबर ने यहाँ नागौर अधिवेशन बुलाया था। यहाँ कौन सा अधिवेशन बुलाया था? नागौर अधिवेशन। इस नागौर अधिवेशन का मुख्य उद्देश्य क्या था? नागौर अधिवेशन का मुख्य उद्देश्य था राजस्थान के राजपूत शासकों को अपने अधीन करना, या राजस्थानी राजपूत शासकों को अधीनता स्वीकार करवाना। क्यों? क्योंकि 1562 में जब हरकाबाई की शादी हो गई थी, जिसको आप जोधाबाई कहते हो, तो उसके साथ जयपुर के साथ या आमेर था उस समय, इसका नाम मधुर संबंध हो गए थे। और अकबर बहुत बड़ा कूटनीतिज्ञ था, वो चाहता था कि एक ऐसा अधिवेशन अगर बाकी राजपूत भी आपके अधीन आ जाते हैं तो आपकी मधुरता में और भी चार चांद लग जाएंगे, आपकी राज्य की सुदृढ़ता हो जाएगी। अब उसने राजस्थानी राजपूतों को अधीनता स्वीकार कराने के लिए नागौर अधिवेशन बुलाया। नागौर अधिवेशन की शुरुआत शुक्रवार के दिन हुई थी। कब हुई थी भाई? शुक्रवार के दिन। और शुक्रवार के दिन नमाज पढ़ने के बाद हुई थी। नमाज पढ़ने के बाद हुई थी, तो नमाज पढ़ने के बाद इसकी शुरुआत की गई थी। इसलिए इसका यहाँ पर उस शुक्रवार को एक यादगार शुक्रवार बनाने के लिए, एक सुदृढ़ शुक्रवार बनाने के लिए यहाँ पर किस तालाब का निर्माण करवाया गया था? शुक्र तालाब का निर्माण करवाया गया था। और वो शुक्र तालाब आपका कहाँ का प्रसिद्ध है? नागौर का बहुत ही प्रतिष्ठित तालाब है। ये भी यहाँ पर आपके इस तरीके से आता है। ये नागौर का किला उस समय भी सुर्खियों में था जिस समय नागौर पर अधिकारी था शम्स खां। और उस समय मेवाड़ के राजा थे, वो कौन थे? राणा कुंभा थे। जब मेवाड़ के राणा कुंभा थे और यहाँ के राजा शम्स खां थे, शम्स खां को मुजाहिर बेग उसके चाचा ने यहाँ से भगा दिया था, तो शम्स खां ने महाराणा कुंभा के सहयोग से नागौर किला प्राप्त किया था। और कुंभा ने उसके सामने मांग रखी थी कि आप एक तो नागौर किले की किलेबंदी नहीं करोगे, गाय की हत्या नहीं करोगे, जिस कारण यहाँ पर अधिकार जो रहा है वो महाराणा कुंभा जैसे महान योद्धाओं का भी अधिकार रहा है। एक क्षेत्र आपके यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण आता है और उसको आप कहते हैं भोराट। दो चीज आपके सामने आएंगे, एक भोराट और एक शब्द आएगा भोमट। ये दोनों चीज क्या है? ये भोराट तो एक है पठारी भूमि है, और भोराट को पठारी से आप जोड़ोगे कैसे? गय को कैसे जोड़ोगे? कुंभलगढ़ और गय से जोड़ोगे, गोगुंदा के बीच का पठारी क्षेत्र है, उसको भोराट का पठार कहते हैं। और भोमट का क्षेत्र किसे कहते हैं? डूंगरपुर व पूर्वी सिरोही। डूंगरपुर व पूर्वी सिरोही जो क्षेत्र है, उस सिरोही के क्षेत्र के अंतर्गत भील लोग रहते थे। भील रहते थे, और उन भील लोगों के यहाँ का जो निवास स्थान था, उस भील लोगों के निवास स्थान को कहा जाता था भोमट। यहाँ पर महाराणा कुंभा ने इस भील जाति को अंकुशित करने के लिए इस इलाके के साथ जो सिरोही के पूर्वी क्षेत्र के अंतर्गत एक किला बनवाया था, और उसे कौन सा किला कहते हैं? भोमट का किला कहते हैं। भोमट किले के नाम से इतिहास में प्रसिद्ध है। ये भी किसने बनवाया था? महाराणा कुंभा जो है उसने एक ऐतिहासिक किले के रूप से बहुत ही सर्वश्रेष्ठ किला इनके द्वारा बनाया गया था। तो आपके 3 किले हो गए। पहला किला हुआ, वो किला हुआ कुंभलगढ़ किला, जिसकी सारी डिटेलें हमने आपके साथ बयां की। फिर दूसरा किला आपका नागौर का किला हुआ, जिसके बादल महल बहुत कलात्मक माने जाते हैं। एक चीज और बता दूं आपको, इस नागौर में और यानी कि मंडोर में एक चीज आती है, एक शब्द आता है, देखो हिमामुद्दीन की दरगाह, एक शब्द ये आता है। एक यहाँ पर आता है इसामुद्दीन दीन की दरगाह। अब इनमें दोनों है तो वैसे एक जैसे नाम है, लेकिन हिमामुद्दीन को कहा जाता है तारकीन, और एक है तारेकीन। तो जो ये तो तारकीन, तारकीन होता है जिसका अर्थ होता है सन्यासियों के राजा। इस इमामुद्दीन की दरगाह तो है नागौर में।
और इसामुद्दीन या दूसरा जो इमामुद्दीन जिसे तारिकीन संत कहते हैं, ये तारिकीन संत की दरगाह वो कहाँ पर आपकी है, यानी मंडोर क्षेत्र के अंतर्गत है। अगर हरबुद्दीन की दरगाह यहाँ पर पूछता है, जिस हरबुद्दीन को आप क्या कहते हो, मीठे साहब कहते हो, इसकी दरगाह औरंगजेब ने बनवाई थी, जो आपके कौन से किले के अंतर्गत प्रसिद्ध है, गागरोन के किले की प्रसिद्ध है। अब अगला किला आपका जो होगा, उस अगले किले के रूप में हम आपको नए किले के रूप में लेके आएंगे जैसलमेर 2.5 साकों का किला, 99 बुर्ज का किला, लंगर लिए हुए जहाज, उसके अंतर्गत रेगिस्तान का अंडमान रेगिस्तान का गुलाब, स्वर्णगिरी और जालोर, 2 किले हम आपको अगले एपिसोड में पढ़ाएंगे। तब तक के लिए हम आपसे विदा चाहते हैं और एक बात आपको विश्वास दिला के जाते हैं, आप इस इंस्टीट्यूट के प्रति आपकी भावनाएं, आपका प्रेम जोड़े रखें। हम यूं ही इस महामारी में आपके शैक्षणिक अध्यापन कार्य को आगे बढ़ाते रहेंगे। श्याम चैनल पर आपको सारी चीजें उपलब्ध होंगी। फिर भी हिस्ट्री संबंधित कोई दिक्कत, पॉलिटिकल संबंधी हो, तो आप इस चैनल को पूरा पढ़ने के बाद में आप मेरे खुद के चैनल अनिल खेदड़ स्टडी पॉइंट पर आप उसको देख सकते हो। दोनों चीजें एक ही हैं, लेकिन कोचिंग इंस्टीट्यूट के प्रति समर्पण में आपको सारी चीजें एक साथ उपलब्ध हो जाएंगी। अब तब तक के लिए मैं आपसे विदा चाहता हूं, नए एपिसोड के साथ मिलेंगे। और अभी 2-4 दिन के अंतर्गत आपके 2-2 वीडियो हम आपके पास भेज देंगे, एक पॉलिटिकल का और एक कल्चर का। उसके बाद आपकी जैसी मांगे होंगी हम आपको पूरी कर देंगे। तब तक के लिए हम श्याम विद्यालय में भगवान श्री श्याम को स्मरण करके आपसे विदा चाहते हैं। कल एक बार फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।